हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि कल आप लोग न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़े होंगे कि महिला कर्मियों को दफ्तर के पास ही मिलेगा आवास। तो इस न्यूज़ के रिगार्डिंग जो मतलब कल के पेपर में दिया गया था, आज एक बिहार सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि जो महिला कर्मी हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था करने को लेकर के, मतलब जहां उनका ऑफिस है उन्हीं के नज़दीकी स्थल पे उनको आवास प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आज जारी हुआ है, मतलब आज 12 जून को। तो हम लोग विस्तार से देखेंगे उस नोटिस में क्या बताया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे ये नोटिस दिख रहा होगा क्लियरली। यहाँ पे देखिए नोटिस में लिखा है, ये नोटिस जो है आपका वो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, समान प्रशासन विभाग। ठीक है, विषय आपका जो है बिहार सरकार की महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये दिया गया है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 में बिहार सरकार के राज्याधीन सेवाओं में 3% पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ये आरक्षण रिजर्वेशन का ये है। उसके बाद आप लोग सेकेंड पॉइंट को देखिए, इस पे दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन 963 दिनांक 20/1/2016 द्वारा अधिनियम के प्रावधानानुसार राज्याधीन सेवाओं के पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित 3% पदों को छोड़कर शेष 97% पद के विरुद्ध महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये आप लोग को पता होगा। फिर थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि इस प्रकार उक्त वर्णित दोनों प्रावधान के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में लगभग 37% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वर्णित स्थिति में राज्याधीन सेवाओं में की जाने वाली नई नियुक्तियों के फलस्वरूप राज्य में महिला सरकारी सेवकों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई है। इस क्रम में महिला सरकारी सेवकों का पदस्थापन राज्य के ग्रामीण या फिर दूरस्थ स्थानों पर भी किया जा रहा है, परंतु ऐसे स्थानों में उनके आवासन के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें पदस्थापन स्थल से दूर अपने आवासन की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। यहाँ थर्ड पॉइंट में आपका यहाँ पे बताया गया है कि जो महिला जो मतलब कर्मी हैं, जो मतलब वर्क कर रही हैं, उनको जैसे दूर दराज या फिर ग्रामीण एरिया में उनको पोस्टिंग मिल जाती है, तो वहाँ पे उनको रहने में मतलब दिक्कत होती है, मतलब वो व्यवस्था वो खुद से करती हैं, जो कि आप यहाँ पे उचित नहीं बताया गया है। फिर 4 पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में भी राज्य सरकार द्वारा महिला सिपाहियों का पदस्थापना थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। यहाँ 4 पॉइंट में आप लोग को बताया गया है कि जो 25-26 का जो बजट अभिभाषण था जो राज्य सरकार के द्वारा, उसमें जो है आपको ये सिपाहियों का जो ये बिहार पुलिस जो है उनके जो ये आवासन की सुविधा को लेकर के वहाँ पे जो है घोषणा किया गया था कि जो थाने के आसपास ही है उनके लिए जो है आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। अब 5th पॉइंट में देखेंगे कि अतः उक्त वर्णित स्थिति में राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को उसके पदस्थापन स्थल के नज़दीक आवासन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित नीति निर्धारित की गई है। यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट का एक फर्स्ट सब पॉइंट देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनके क्षेत्रांतर्गत पदस्थापित महिला सरकारी सेवकों के आवासन हेतु भवन उपलब्ध कराने के इच्छुक मकान मालिक से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जैसे जिस जिस क्षेत्र में मतलब एरिया में जो महिला वहाँ पे कार्यरत हैं, उस एरिया के जो भी इच्छुक मकान मालिक हैं, मतलब जो अपने मकान को किराए पे लगाना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं सरकारी कर्मियों को, उनको जो है आमंत्रित किया जाएगा, मतलब उनको बुलाया जाएगा जो इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में है कि प्राप्त आवेदनों पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा विचार कर एतर्थ भवन का चयन किया जाएगा। उसके बाद एक जो है जिला पदाधिकारी यानी डीएम के अध्यक्षता में एक कमेटी को गठित किया जाएगा, जो क्या करेंगे, जो आवेदन जो प्राप्त होगा मकान मालिकों के द्वारा जो किराए पे अपने मकान को देना चाहते हैं, वो जो है जो जिला पदाधिकारी के द्वारा जो कमेटी बनेगी वो लोग मिलकर के उस भवन का चयन करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं
उसके बाद है कि इस कमेटी में जो है आपको जिला पदाधिकारी रहेंगे, उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक रहेंगे, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि रहेंगे, उसके बाद भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता रहेंगे और उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी रहेंगे। मतलब इतने लोग जो है उस कमेटी में शामिल रहेंगे जो भवन को फाइनल रूप से चयनित करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप लोग देखिएगा कि भवन का चयन निर्धारित मकान किराया दर के अंतर्गत ही किया जाएगा। चयन के क्रम में संबंधित निजी भवन में सुरक्षा व्यवस्था तथा मौलिक सुविधाओं, विद्युत, जल, शौचालय आदि की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब वहाँ पे जो है बिजली, जल और ये शौचालय वगैरह की वहाँ पे व्यवस्था प्रॉपर हो, इसकी वहाँ पे ये प्राथमिकता दी जाएगी कि इतना चीज़ कम से कम वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में आप लोग देखिए कि संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा चयनित भवन मालिक से उनके निजी मकान को पट्टा यानी लीज पर लिए जाने हेतु इकरारनामा किया जाएगा। मतलब जिस भी मकान मालिक से वो जो मतलब किराए के लिए जो मकान देंगे लीज पर, उनके लिए एक लीज एग्रीमेंट उनको साइन करना पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में देखिए, यहाँ पे है राज्य प्रमंडल जिला मुख्यालय के भिन्न स्थलों पर पदस्थापित महिला सरकारी सेवकों द्वारा अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को आवासन सुविधा उपलब्ध कराने का आवेदन किया जाएगा। प्राप्त आवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवासन सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए फिफ्थ पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो महिला मतलब कार्यकर्मी हैं, जो जैसे जिला या फिर प्रमंडल या फिर राज्य के किसी भी जगह पे अगर वो पोस्टेड हैं, तो वहाँ के जो कार्यालय प्रधान हैं उनके माध्यम से वो अनुमंडल पदाधिकारी को आवासन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवेदन लिखेंगी और वो आवेदन उनके द्वारा दिया जाएगा जो महिला कर्मी हैं, और वो प्राप्त आवेदन के आधार पर जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं वो उसको आवासीय की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद छठा पॉइंट में है कि जिन महिला सरकारी सेवकों को उक्त व्यवस्था के तहत आवासन सुविधा उपलब्ध होगी उनके वेतन मद में मकान किराया भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। जो भी जैसे महिला कर्मी हैं वो अगर ये आवासीय सुविधा अगर वो लेती हैं तो उनको जो है HRA नहीं मिलेगा। मतलब हाउस रेंट जो उनको मिलता है वो हाउस रेंट उनको नहीं दिया जाएगा, वो काट लिया जाएगा उनके वेतन से, और जो अगर नहीं लेंगी तो उनको मिलेगा। उसके बाद है कि परंतु प्रासंगिक मकान के लिए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्धारित चलकर का भुगतान संबंधित भवन मालिक द्वारा किया जाएगा। उसके बाद ये सातवां पॉइंट है कि संबंधित महिला कर्मी से आवासन के संबंधित किसी असुविधा की शिकायत प्राप्त होने पर उसका निराकरण करने का दायित्व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को होगा। अगर जो भी ये कैंडिडेट को जैसे ये आवासीय जो अलॉट होगा उनके रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका निराकरण जो है अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। वो वहाँ पे जाकर के शिकायत कर सकती है और वहाँ से उसका निराकरण हो जाएगा। छठा पॉइंट में आपका दिया गया है कि आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार बिहार, पटना सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, पटना सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना सचिव बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजा जाए। मतलब इसके रिलेटेड जो आदेश दिया गया है कि ये जो नोटिस जारी किया गया है इसको सभी जगह पे भेज दिया जाए। मतलब स्टेट के सभी पदाधिकारी को, चाहे वो जिला से लेकर के जो बिहार के महालेखागार तक के जो हैं वहाँ तक के जगह को इनको भेज दिया जाए। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आज का डेट है 12/6/25। यहाँ पे बिहार राज्यपाल के यहाँ पे जो साइन किया हुआ है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो नोटिस में इतना ही दिया गया है और अगर ये सुविधा हो रही है तो ये एक बहुत अच्छी कह सकते हैं एक बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल एक पहल हो सकता है। और रही बात ख़ास तौर पे जो शिक्षक हैं, महिला शिक्षक जो हैं जिनको मतलब दूर दराज में जो पोस्टिंग दे दिया गया है तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो नोटिस में फ़िलहाल इतना ही था कि यहाँ पे कमेटी को जो गठित कर दिया गया है DM के अध्यक्षता में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।